सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ चालें देखकर मुझे मारूफ शायर राहत अंदौरी का एक शेर याद आया। राहत अंदौरी साहब क्या लिखते हैं जी? कहते हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। नाज़रीन, भारत में इंतखाबात में फतह कैसे मिलती है, ये जो राहत अंदौरी का शेर है इसकी पूरी साइंस बयान करता है। मोदी की घटिया और छोटी जहनियत का बकायदा पता बताता है। और आपको याद होगा कि जब भारत में आम इंतखाबात हुए, मोदी हुकूमत ने कोई ना कोई ड्रामा रचाकर उस मैदान में कामयाबी समेटने की कोशिश की। कभी अपना कार्टून नुमा अभिनंदन भेजकर, कभी जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाकर, पुलवामा जैसे नाटक में अपने जीते जागते फौजी मरवाकर और इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर डालकर। यही चूरन है, यही चूरन भारतीय इंतखाबात में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसीलिए भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करवा रहा है और भारतीय मीडिया हमारे कौमी सलामती के इदारों को भी टारगेट कर रहा है। और ये सब आप सोचे ज़रा कि अचानक क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों? मैं आपको खबर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल इसलिए बुन रही है क्योंकि भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मोदी सरकार की कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस बहुत मायूसकुन है, सबको पता है। और ना उस छोटी सोच के इंसान से कोरोना कंट्रोल हो रहा है और ना ही अपनी डूबती मईशत को वो पार लगाने में कामयाब हो रहा है। और यही वजह है कि मोदी एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर रखकर इंतखाबात जीतना चाहता है। और मोदी को तो पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का नाम लेकर इंतखाबात जीत जाता है, वरना उसके अपने पल्ले इतनी काबिलियत नहीं, इतनी अहलियत नहीं कि वो अपने बलबूते पर इंतखाबात जीत सके। इसलिए वो भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात कि हमारे अपने ही लोग उसके हाथों में खेल रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं। भारतीय मीडिया को पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं। अयाज सादिक साहब, उन्होंने तो बिहार का इलेक्शन मोदी को प्लेट में रख कर दे दिया। मोदी सरकार और उसका झूठा मीडिया अयाज सादिक के उस बयान को बकायदा कैश करवा रहा है। ऐसा बयान सुनकर पाकिस्तानियों को यकीन नहीं आ रहा कि कोई पाकिस्तानी होकर ऐसा भी सोच सकता है। देखें जरा क्या कहा है इन्होंने। यकीन जानिए, मुझे हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसाफ पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफजदा थे। शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दें, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। अयाज सादिक साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। अयाज सादिक, ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके इस बयान को अगर मुल्क दुश्मनी में ना कहूं तो फिर क्या कहूं, मुझे बताएं आप। मोदी के यार के जो नारे लगते थे आपने आज प्रैक्टिकली साबित किया। इसको कहते हैं प्रैक्टिकली साबित करना। अपने बयान से आपने बता दिया कि हां वो नारे बिल्कुल ठीक लगते थे। मुल्क से दुश्मनी और मुल्क दुश्मनों से यारी, शर्म आनी चाहिए ना आपको, आपके कायद को, उस कायद की बेटी को। आप सब वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत चाहता है, यानी दुश्मन की ज़बान आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि आपने अपने यार मोदी की बिहार इलेक्शन में बकायदा मदद के लिए बयान दिया। मोदी के पास कोई मंजन नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाबात जीत सके। उसको अपनी हार यकीनी तौर पर नजर आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं इस काबिल। लेकिन आपने तो उनकी इंतखाबात जीतने में मदद कर दी। फिर आप लोग कहते हैं कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं, हमने खरीदने हैं। आप लोग इस तरह की मशकूक बातें और हरकतें करें, अगर ना करें तो ना आपकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाएगा और ना आपको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। आप ऐसी हरकतें ना करें। आपने तो भारतीय मीडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो पाकिस्तान
पाक फौज पर आसानी से तनकीद करें, जितनी करना चाहते हैं करें, और वो कर रहे हैं। आप लोग बयान देते हैं और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कैश करवाता है। आपकी मदद के बाद भारतीय मीडिया में कैसा समा है। मैं चाहती हूं कि आप भी क्लिप देखें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी क्लिप देखें, नाजरीन भी देखें, और अगर शर्म हो ना थोड़ी सी तो डूब मरे इसको देखने के बाद। अयाज सादिक, लगाइएगा क्लिप। सबसे पहले मैं ये भारतीय मीडिया के इस शैतानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूं, एक्सपोज करूं। मैं अयाज सादिक के अपने बयान की वजाहत देने पर बात करना चाहती हूँ। अयाज सादिक ने अपने कल के बयान की वजाहत में एक और बयान जारी किया, लेकिन उस बयान में भी अपना सियासी लुच फ्राई करने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने जो बयान दी है उसमें क्या दावा करते हैं वो? उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो उन जैसी हरकतें करेंगे ना, और बाद में आराम से आके कह देते जी कॉन्टेक्स्ट से कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ को पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा? आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसे हम बच्चे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। सच्ची बात यह कि भारतीय मीडिया आपका बयान चला रहा है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर उसके सामने आपने खुद रखा और पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन आपको शर्म नहीं आई होगी, मैं यकीन से कहती हूँ। वो क्या कहते हैं, वो आपके ख्वाजा साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, दूसरों को कहते रहे, इनको भी सिखा देनी थी, अपने लोगों को सिखा देते शर्म हया, सारी जिंदगी दूसरों को सिखाते रहे आप। शर्म होती है, हया होती है, मगर आपके यहाँ कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। आपके इस बयान पर भारतीय मीडिया पाक फौज और हुकूमत की बहादुरी और शुजात पर सवालिया निशान लगा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। मकार मीडिया आपके बयान को यह रंग दे रहा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान भारत के हमले से खौफजदा हो गया था और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की टांगें कांपने लगी थी, और उसने भारत के आगे जंग से पहले हथियार डालकर उनके गले सड़े कार्टून नुमा पायलट को छोड़ दिया। अयाज सादिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्कि पूरी कौम आपसे पूछना चाहती है कि इस नाजुक मामले पर अगर आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ना करते तो कौम को क्या ये शर्मिंदगी उठाना पड़ती? लेकिन हुकूमत के बुग्ज में आपने अपना लुच फ्राई किया, टांगे कांपने, पसीने वाली बात करके आपको लगा कि खूब दाद मिलेगी, बड़ी शाबाश मिलेगी। लेकिन सच क्या है? सच ये कि आपकी इस छोटी हरकत, बल्कि गिरी हुई हरकत, बिल्कुल ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, आपके लिए बोलना चाहिए मुझे, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत आपकी, इसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाले आज आपने, पाकिस्तान की फतह को आपने मुतनाज़े बना दिया। अब आप जो मर्जी कहें, सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहें, अब तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज़बान सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ही चलती है। अब आपने जो बात कर दी है, किसको सफाई देंगे कि आप कहना कुछ और चाहते थे, तोड़ मरोड़ के पेश की गई, वो तो कैश करवा रहे हो, पता नहीं कितने अरसे तक इस चीज़ को कैश करवाते चले आएंगे। कुलभूषण और कश्मीर के मामले पर आप गूंगे बहरे बन जाते हैं, आप भी, आपके कायद भी। जब भारत के खिलाफ बोलने का वक्त था तब आप लोगों ने अपने होंठ बाकायदा सी लिए थे। आपकी ज़बानों को भारत के खिलाफ बोलते हुए तो ताले लग जाते हैं, और अब आपकी हुब्बुल वतनी गौते खाने लगी है। और ये कैसी हुब्बुल वतनी है ज़रा बताएं, जिस पर बाहर की दुनिया उंगलियां उठाने लगे? यानी दुश्मन आपके बयानात को एंजॉय करते हैं। हुब्बुल वतनी इसको कहते हैं आप? कभी अकेले में खुद से पूछिएगा, क्या एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखने वाला बंदा ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसे बयानात दे सकते हैं? कुलभूषण के मामले पर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की और दफ्तर खारिजा को भी इस बात का पाबंद किया। आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दफ्तर खारिजा को इस बात का पाबंद किया कि वो कश्मीर और कुलभूषण पर किसी किस्म का बयान ना दे। तो अब आपको कोई हक नहीं है कि आप दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें, और अगर दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें ना तो ये ना कहें कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हुब्बुल वतनी का नाम ना लें अब आज के बाद आप। ये होती हुब्बुल वतनी?
नरेंद्र मोदी आप लोगों को इस्तेमाल करके शायद बिहार में होने वाले इंतखाबात तो जीत जाए, लेकिन आपको फिर भी एनआरओ नहीं मिलने वाला और आप लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभिनंदन के मामले पर हुकूमत की टांगें कांप रही थी, और हकीकत क्या है? क्योंकि आप लोग तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं अपने मुफाद के लिए। हकीकत क्या है वो जरा देखिए। सादिक, आपने सुना क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब? इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ज़रा, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके ऐसा लगता है कि इनकी टांगें कांप रही होंगी। वो तो कह रहे हैं कि पाक फ़ौज भारत की शातिराना चालों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। पाक फ़ौज जानती है कि भारत कहाँ और किधर हमला कर सकता है। और अयाज सादिक, इमरान खान तो भारत को बहादुरी के साथ खबरदार कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को ये बता रहे हैं कि अभिनंदन को इसलिए रिहा किया जा रहा था कि पाकिस्तान डर गया था। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया था, बल्कि वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी सरकार शायद होश के नाखून ले ले। वरना जंग से ना इमरान खान डरते हैं और ना ही पाक फौज डरती है। ये पाक फौज की बहादुरी, शुजात और सलाहियत का बेहतरीन सबूत है कि उसने भारत के 2 जहाज़ों को तबाह कर दिया और अभिनंदन को जिंदा पकड़ लिया। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और कोई अक्लमंद ही ऐसे कर सकता है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत से खौफजदा हो गया था? वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं कि भारत हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझे। पाक फौज अपना शिकार जो है ना वो दबोचना जानती है। नरेंद्र मोदी जरा मैं उससे भी मुखातिब होना चाहती हूँ, तुम भी जरा सुन लो। पाकिस्तान जंग से नहीं डरता, पाकिस्तान जंग से ना कभी डरे ना कभी डरेगा। कान खोल कर सुन लो नरेंद्र मोदी। जाली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी फौज का ट्रेलर तुम भूल गए हो, देख चुके हो ना तुम नरेंद्र मोदी। तुम्हारा अपना दिफाई तज्जियाकार भारत का, वो पाक फजाइया की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। ये है पाक फौज, ये जरा देखिएगा। देखा आपने, भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी पाक फौज की कामयाबी का एतराफ़ कर रहे हैं और भारतीय फौज की नाकामी का नोहा भी पड़ रहा है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार था ना, ये क्या कह रहा है कि भारतीय फौज में इतनी अहलियत ही नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, बल्कि किसी भी फौज का मुकाबला कर सके। सिर्फ यही नहीं, भारतीय दिफाई तज्जियाकार ये भी तस्लीम कर रहा है, ये बात भी मान रहा है कि पाक फजाइया ने भारतीय फौज को एक्सपोज करके रख दिया। वो क्या कहते हैं कि तारीफ़ वही जो दुश्मन भी करे, और ये तारीफ़ एक भारतीय दिफाई तज्जियाकार, डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून को तो भारतीय फौज पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। मैं समझने से कासिर हूँ। पाक फौज ने बहादुरी के साथ अभिनंदन के अज़ाइम पर पानी फेरा। पूरी दुनिया ने पाक फौज की उस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को सराहा, लेकिन आप लोगों ने अपने दुश्मन के बयानिए पर चलकर पाक फौज की उस कामयाबी को भी सिफर करने की भरपूर कोशिश की। फिर आप बात करते हैं हुब्बुल वतनी की। मुस्लिम लीग नून की ये दिली ख्वाहिश है कि पाक फौज और हुकूमत आपस में उलझ जाएं, लड़ पड़ें। आप लोग खुद चाहते हैं कि फ़ौज कोई ऐसा कदम उठाए, कोई ऐसा इकदाम करे, और फिर बाद में आप कह सकें कि जमहूरियत पर शबखुन मारा गया। ये मुस्लिम लीग नून की जो भारतीय ज़बान बोले जाने पर DG ISPR ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और करना भी चाहिए था। ये क्लिप देखें ज़रा। आप लोग मोदी को बिहार के इंतखाबात में टिकट देना चाहते हैं, पाक फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, ये तासुर देना चाहते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता पाक फ़ौज कमज़ोर है और हुकूमत जंग की सूरत में खौफज़दा। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में आप लोग भी अपना किरदार पूरा अदा कर रहे हैं। शायद ये वजह है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से अयाज सादिक के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। जब एक सहाफ़ी ने DG ISPR से सवाल पूछा कि क्या आप इस बयान पर दिल बर्दाश्त हैं, तो उनका क्या कहना था कि पाक फ़ौज दिल बर्दाश्ता नहीं है, बल्कि इसमें गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभिनंदन की रिहाई को एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रद्द-ए-अमल के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। और नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि पाक फ़ौज जिसने मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया किया, भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक्सपोज किया, इसके बावजूद आज DG ISPR को पाक फ़ौज की कुर्बानियों को गिनवाना पड़ा। क्यों? ये अयाज सादिक जैसे लोग क्या चाहते हैं? क्यों कर रही है ऐसे वतन के खिलाफ? आप लोग भारत की जबान इसलिए बोल रहे हैं कि कौमी सलामती इदारों को निशाना बनाकर आप अपनी करप्शन दास्तानों से पीछा छुड़वा सकें। देखिए जरा फवाद चौधरी क्या कहते हैं। कहा आपने फवाद चौधरी साहब जो कि वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने नून लीगी सियासत की साइंस का कितना अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया।
मुझसे अगर पूछें तो मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में बता सकती हूँ कि नून लीग की सियासत असल में है क्या। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये है खुलासा नून लीग की सियासत का। इन्हें फ़ौज उस वक्त अच्छी लगती है, मुल्क उस वक्त बहुत प्यारा लगता है जब इनसे इनकी करप्शन का हिसाब ना लिया जाए, हर मामले में NRO दिया जाए। जब ऐसा ना हो फिर ये वो बोली बोलते हैं जो दुश्मन चाहता है। अब नाज़रीन, सोचने वाली बात है कि नवाज शरीफ ने जो खेल शुरू किया है, अब क्या इससे ज़्यादा खतरनाक ही हो सकता था? ये तो बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि नून लीग के नज़दीक रियासत नहीं सियासत अहम है, अपना आप अहम है। पहले दारों को निशाना बना रहे थे, अब हुकूमत के बुग्ज़ में रियासत पर हमले तेज़ कर दिए हैं, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। ये एजेंडा किसका है? नून लीग किसके इशारों पर चल रही है? जो थोड़ी सी बेअक्ल रखता होगा ना, उसके जहन में एक ही बात आएगी, जाहिर सी बात है उन्हीं के इशारों पर कहा जाएगा ना, जिनके यहाँ इन बयानात को लेकर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम जाग गए हैं, वतन के मुहाफिज अलर्ट हो गए हैं। अब मुल्क दुश्मनी का ये जो राग है ना, और मुल्क पर ये जो ख्वाब है, ये दोनों टूट कर रहेंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बाशऊर और ज़रा भी अकल रखने वाला शख्स अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठने वाले सियासतदान सीखने पर आमादा नजर नहीं आते हैं। नेक्टा की जानिब से दहशतगर्दी के अलर्ट के बाद कोयटा जलसे के इल्तवा की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद की गई और जलसा किया गया। जैसा कि खदशा था कि दहशतगर्दों ने अपना मंसूबा तैयार कर रखा था और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों की किसी बड़ी कार्रवाई से रोके रखा, लेकिन कोयटा के इलाके में धमाके के नतीजे में शहर का अमन बर्बाद ज़रूर हुआ। मंगल के रोज़ आपको याद होगा कि पेशावर के मदरसे से मुतसिल मस्जिद में भी आर्मी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर नन्हे और मासूम तलबा को निशाना बनाया गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने PDM की क़यादत से पेशावर का जलसा मुलतवी करने की अपील की है। अपने बयान में शौकत यूसुफजई ने अपोजिशन क़यादत को अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी बुनियादों पर जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपोजिशन इसका क्या जवाब देगी, इसको संजीदगी से लेगी या नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो ऑपोजिशन मैं ना मानूं की रट लगाए नजर आ रही है। कोयटा जलसा इसकी एक कड़ी है, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे, और मौजज़े बार बार नहीं होते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ हो जाता है तो कौन लेगा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सियासी कुव्वत का ये जो इजहार है ये अवाम की जान से बढ़कर है? क्या किसी एक जिंदगी की भी कीमत अदा की जा सकती है? जिंदगी का तो कोई मोल नहीं है, चाहे वो किसी सियासी रहनुमा की हो या पार्टी वर्कर की हो, किसी अमीर की हो या गरीब की हो। बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सिक्योरिटी हसार में सफ़र करने वालों को अब गरीब पार्टी कारकुनों और अवाम के लिए सोचना होगा। जैसा कि क्या कहते हैं ये कि हम अवाम के लिए बाहर निकले हैं, गरीब अवाम के लिए बाहर निकले हैं, जिनको महंगाई ने मार दिया, तो फिर उस अवाम के बारे में प्रैक्टिकली कुछ साबित करें ना, सोच के कि हाँ आपको वाकई अवाम का दर्द है, अवाम का दुख है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब ज्वाइन करने के लिए। शौकत साहब, क्या साबित करना चाहती है ये अपोजिशन की क़यादत? ये खदशात भी हैं और फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि कोयटा में भी आपको याद होगा कि पहले नेक्टा ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी जलसा किया। खैर वहाँ पे मतलब कोई बड़ी बर्बादी नहीं हुई, तबाही नहीं हुई, लेकिन मुझे बताइए कि अब आप पेशावर के हवाले से भी इस तरह की खबरें हैं, आप भी आगाह करना चाह रहे हैं इनको, क्या कुछ सीरियस ले रहे हैं और क्या दहशतगर्दी के खतरे की कोई अहमियत नहीं इनकी नज़र में, हमें समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान है हमारा और हमारा मुल्क है, इसमें सियासत भी होती रहेगी, इसमें सब कुछ है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो अमन है। और आपको पता है 15-20 साल ये जो खिता है दहशतगर्दी का शिकार रहा, बड़ी मुश्किलों से अमन कायम हुआ। उसमें ये कि अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमारी पाक फ़ौज, हमारी पुलिस, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दे के, लाजवाल कुर्बानियाँ दे के अमन कायम किया। और आज निस्बतन ज़्यादा, यानी हम देख रहे हैं कि उसके निस्बत अमन काफ़ी बेहतर हुआ। बदकिस्मती से ये एक लहर दोबारा आई है जिस कोरोना के साथ साथ, तो एक जो अपोजिशन, जो PDM का जो नैरेटिव है वो अभी तक सामने तो नहीं आ रहा है। वो तो कह रहे थे जब हम आवाम के लिए निकले हैं, जब मैंने यही अपील की है कि जब आप आवाम के लिए निकले हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिवाय एहतसाब की बात को, इसको एक साइड पे रखें, अवामी इश्यूज़ पे, जो इश्यूज़ आपके पास हैं आए बैठे हम मिलकर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो दो पार्टियां हैं बड़ी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका इशू है एहतसाब।
अब वो ये नहीं कर रहे हैं अवामी इश्यूज़ के साथ, तो अवामी इश्यूज़ के साथ तो हुकूमत तैयार है बात करने के लिए। कौन सी रुकावट है? सूबे की सतह भी हम तैयार हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है। अब इशू आ रहा है कि नहीं जी हम तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि जी एहतसाब की बातें आप कर रहे हैं। तो एहतसाब की बात जो लोग समझते हैं कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, वो दिया ही इसीलिए था कि करप्शन ख़त्म हो। आज इमरान खान उन सारे करप्ट लोगों के साथ बैठ कर सिर्फ इसलिए कि जी आपका एहतसाब बचा रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शायद हमारी अगर हुकूमत भी चले जाए तो हम इससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन मेहरबानी करें, आवाम को इसमें ना झोंके, आवाम के साथ ज़्यादती ना करें। सबको पता है कि आज मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, एएनपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मैंने उनसे कहा कि क्या आपके दौर में ये आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी दे? मैंने कहा हम बिल्कुल देंगे, लेकिन क्या आप अपने दौर में लोगों को सिक्योरिटी नहीं देते थे? उसके बावजूद रोज़ाना धमाके नहीं होते थे? तो क्यों मतलब लोगों को रेस्ट पर डालना चाहते हैं? एक इशू आया है, हफ्ता लगता है, महीना लगता है, सारी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज भी हम वजीरिस्तान के अंदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी फ़ौज जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है। तो ये जो खित्ता है, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल दहशतगर्दी से पाक हुआ है। अभी भी स्लिप जो है सेल जो है वो मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक ये हैं, देखिए कौन सी हुकूमत चाहेगी कि वो अमन अमान ख़राब हो? कौन सी हुकूमत? मैं नहीं कहता कि एनपी के दौर में जो धमाके होते थे एनपी नहीं चाहती थी कि कोई हुकूमत नहीं चाहेगी, क्योंकि सवाल तो हुकूमत से पूछा जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें ये हैं जी, तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मौका ऐसा है कि इसमें अगर आपके अवामी इश्यूज़ है तो आए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो एहतसाब के केसेस है उस पर बात ना की जाए, जरदारी के खिलाफ जो एहतसाब की केसेस है उस पर बात ना की जाए। अरे शौकत साहब, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूं। आप कह रहे हैं कि जी आप बार-बार उनको कहा जा रहा है कि बैठ के बात करें। वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको ऑप्शन दिया कि बैठकर बात करें, लेकिन वो बैठकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप लोग एहतसाब की बात करते हैं, खान साहब एहतसाब की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मतलब साफ अल्फाज में ये 3 लफ्ज़ सुनना चाह रहे हैं, एनआरओ, फिर ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं सुनना चाह रहे। अब तो चीज़ें क्लियर हैं। देखिए, एनआरओ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से कहें कि जी वो हम एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन जो उनका बयानिया 2 किस्म का आप देखें ना। एक तरफ जो है ना वो जो नवाज शरीफ लंदन में बैठा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो जिस तरीके से तनकीद कर रहा है, तो ये तनकीद से भारत को ही फायदा हो रहा है ना। क्या मोदी नहीं चाहता है? वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की फौज तकसीम हो, क्या वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो? आप मुझे बताएं कि हम अगर ये कहें, अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान कमजोर हो, तो पाकिस्तान तो तभी कमजोर होगा जब उसकी फौज कमजोर होगी। तो अल्लाह के फजल से इस वक्त तक पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। ये कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है, एटमी मुल्क है हमारा, अल्लाह के फजल से एक बहादुर फौज है। और इंडिया को हम हर मौके पे जवाब दे चुके हैं, रिसेंटली भी दे चुके हैं, हमारी फिजाइया ने भी दिया है, हमारे आर्मी ने भी दिया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया हमें आजमा चुका है, लेकिन इंडिया हमारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। ये जो उसने कहा है कि अब हमारी जो अजय दोवल ने जो बात की थी कि जी अब जंग जो है वो दूसरी सरजमीन पर होगी, तो दूसरी सरजमीन पर इतनी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि चाइना से मार खाने के बाद इंडिया फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उनको अपने मुल्क पे पनाह नहीं मिल रही, उनके लीडर्स को पूछ रहे हैं उनसे क्या 2-3 और चीजें पूछना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। ये पीडीएम की क़यादत ने जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए क्या हुकूमत से राब्ता किया, कुछ संजीदगी का इजहार किया? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पे था, उसमें जो पीडीएम के तर्जुमान है मियां इफ्तिखार, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। हमने उनसे यही मैंने कहा कि जी हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप जो एहतसाब का एक इशू है उसको एक अलग तलक करें, क्योंकि उसमें हम ना मुदाखलत करना चाहते हैं ना आप करें। जिनके खिलाफ केसेस है उनको चलने दें। बाकी अगर आप महंगाई की बात करते हैं आए बैठें, और कोई मईशत की बात करना चाहते हैं आए बैठ लें, लेकिन उनका इशू ये है ही नहीं। वो सिर्फ आवाम को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर। हुकूमत कभी प्रेशर में आएगी भी नहीं, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि जी हमने क्वेटा में बड़ा जलसा कर लिया, कराची में बड़ा जलसा कर लिया, तो इनसे बड़े तो एक इमरान खान ने अकेले किए थे।
ये तो मिलकर 11 जमातें मिलकर भी वो उस तरह के जलसे नहीं कर पा रहे, उस तरह के जोश जज्बा कहां से और 11 जमातों का आपस का भी इत्तेहाद आपके सामने ही ना टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। मरियम बार बार वादे ले रही थी बिलावल से कि बिलावल हम दोनों बहन भाई हैं, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, हम यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लें कि किस तरह उनका रिलेशनशिप आपको खराब होता दिखाई देगा बाकायदा बहन भाई का। सब चीजें क्लियर है कि बहुत सी चीजों पे बिलावल या पीपल्स पार्टी उनके बयानियों को सपोर्ट नहीं करती, जो कि बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहिरा करी पीपल्स पार्टी। देखिए मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसका शिकार हो रही है, इनसे बदजनी पैदा हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ तो बिल्कुल देखे ना, वो जिस तरह खुलकर उसने अपनी किश्तियां जलाकर जिस तरह फौज पे वो वार कर रहा है जी। मेरे ख्याल से इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है। 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मैं समझता हूँ कि, और फिर उसके बाद कराची में क्या हुआ, कराची में इन्होंने कायदे-ए-आज़म मज़ार के साथ क्या किया, इन्होंने आज जो साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक उसने क्या किया असेंबली के अंदर, ये जो बातें हो रही है ये तो तमाम मेरे ख्याल से इस पे अब अच्छा नहीं लगता। जमहूरी लोग हैं, लेकिन इस तरह की पार्टियों को क्या इस मुल्क में रहना चाहिए? क्या इस तरह की पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए जो आपके इदारों को टारगेट करें? अगर आपके इदारे कमज़ोर होंगे तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप अपने दौर में क्या करके गए हैं? आपने लूट मार की, अगर आपसे एहतसाब हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आप खफा हो रहे हैं। अरे शौकत साहब, अब आप लोग की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, जर्नलों के तो मुझे नाम याद है जो गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर ये लोग भी टस से मस नहीं होते हैं, ये कहते हैं जी मैं ना मानूं, ये रट लगाए रखते हैं, तो फिर सिक्योरिटी के क्या इकदामात हैं, नेक्टा के लड़ के तनाजुर में जो सिक्योरिटी के इकदामात हैं वो जरा बता दें। आप लोग तैयार हैं? देखिए हम तो पूरी कोशिश करेंगे इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम को हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। जो नेक्टा की बात ये कर रहे हैं, ये अभी ये कह रहे हैं कि जी नेक्टा के 12 नुकात थे उसमें पंजाब में और बड़े बड़े, उसमें तो बिल्कुल अमल ही नहीं हुआ। भाई नहीं हुआ तो हमारी तो 2 साल हुकूमत हुई ना, इससे पहले तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो अगर उन्होंने नेक्टा के उस नुकात पर अमल नहीं किया है तो आप उनको आज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फिर आप उनके साथ मिलकर बैठकर वही उनके स्टेज पर बैठ के आप बातें कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें कि जी आपने क्यों अमल दरामद नहीं कराया, जिसमें आज हम कह रहे हैं कि जी ये रीऑर्गेनाइज हो गए हैं, दहशतगर्द ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ये तो आपको शहबाज शरीफ से पूछना चाहिए, नवाज शरीफ से पूछना चाहिए। आपकी हुकूमत थी, अब हमारे तो खैबर पुख्तनख्वा के अंदर थी ना, अल्लाह के फजल से वो सूबा जो सबसे ऑनरेबल था, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही थी, और ये 7 सालों में काफ़ी अमन आया। बदकिस्मती है कि ये वाक़या हुआ और हमें अफसोस भी है, हम मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि इसमें दुश्मन ने जो हरकत की है वो छोटे बच्चों को टारगेट किया है और इंतहाई मैं कहता हूँ कि गलत हरकत की है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मेरी बात यह है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगाती है, लेकिन हम कहें कि ज़ीरो पे ले आएँ वो काफ़ी मुश्किल होता है जब एक ऐसे खित्ते में हम रह रहे हैं जो अभी तक वहाँ पे यानी कि ऑपरेशन जारी है, एक मुश्किल सूरत हाल से हम मेरे पास 30 सेकंड्स है, मैं जरा शॉर्टली जानना चाहूंगी कि क्या हुकूमत अपनी रिट मनवाने के लिए ऑपोजिशन को जल्द रोक नहीं सकती, क्योंकि आवाम की जान को खतरा है? आप लोग नहीं ऐसा कर सकते? आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इनको कह दें कि नहीं ये जलसा नहीं होगा? देखिए रोकने की बात नहीं है, रोकना हम चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम रोकना चाहते नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोग कहेंगे कि जी देखें ये तो जमहूरियत है, और जमहूरियत के नाम पे जिस तरीके से तो जमहूरियत क्या होता है? जमहूरियत है ना, जमहूर है, अवाम वोटर जिन्होंने इनको वोट दिया, आवाम गरीब बंदा जो वर्कर होंगे, कारकुनान होंगे, ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ जाएंगे, सिक्योरिटी के हिसार में होंगे। वो जो आम गरीब वर्कर है, खुदा ना खासा उसकी जान खतरे में पड़ जाए, फिर यानी जमहूरियत में सबसे पहले जमहूर का तहफ्फुज़ है ना। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, या ये अपनी पावर शो करने निकले रहे जमहूर के तहफ्फुज़ को, उसकी जान को खतरे में डाल के? देखिए सबसे ज़्यादा अगर इन पार्टियों के किरदार को आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो ये वो जमातें हैं जो अब दावा तो करती हैं कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इनकी वजह से हमेशा मार्शल्ला लगी है। इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं पनप सकी। ये चाहते हैं कि सारे इदारे हमारे अंडर काम करें। नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की है कि ये इदारे हमारे कंट्रोल में रहें। मैंने आपसे कहा ना कि 4 तो मुझे याद है आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ ने लगाए थे अपने दौर में, उन्हीं के खिलाफ वो हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गया, नेब चेयरमैन के खिलाफ हो गया। अब आप मुझे बताएं कि नेब चेयरमैन हमने तो नहीं लगाया था ना,
ठीक उन्हीं के दौर में लगे थे, वही ठीक है, वही शख्स बस मैं केसेस लास्ट हो बार रहे से हैं जो दोबारा ही हमने जानना नहीं चाह रही हूँ। किए। आप कह रहे हैं कि नवाज आप लोग शरीफ- इनको रोकना नहीं चाहते। जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी रिट मनवाने के लिए इस जलसे को रोक नहीं सकते, आपने कहा कि हम रोकना नहीं चाहते। देखिए पॉलिटिकली मेरे ख्याल से हम उनसे यही कह सकते हैं कि जी आप हालात को देखें। ठीक है, ये आप जो है रिक्वेस्ट ना कर सकते हैं। ठीक है, दहशतगर्दी के कंट्रोल करना जो है मुश्तरका कोशिशों से होगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। ठीक है, बाकी फैसला उन्हें करना है, ऑपोजिशन को फैसला करना है कि वो ये जलसा मुलतवी करते हैं या फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। मिलते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है। आवाम को 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। आटा हो या चीनी, दाल हो या सब्जी, गोश्त और मुर्गी, ये गरीब की पहुंच से पहले ही दूर थे। अब तो दाल रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। मौजूदा हुकूमत ने ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं और कोरोना के बहरान पर किसी हद तक काबू पाया है, लेकिन महंगाई के आगे पूरी तरह से हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। अब इस जल्दी पर तेल का काम किया शुगर स्कैंडल और आटे के बहरान ने। मुल्क में पहले भी नाजरीन कई माफिया सरगर्म है। कहीं चीनी माफिया है, कहीं गंदम और कहीं आटे को आवाम से दूर किया जा रहा है। और सोने पे सुहागा मुल्क की सियासत, जहां सिंध के पास वाफिर गंदम होने के बावजूद दीगर सूबों को तरसील में रुकावट डाली गई है। अब इसका खुमियाजा यकीनी तौर पर आवाम को भुगतना पड़ा और गंदम और आटा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। सिर्फ यही नहीं है, मुल्क में टमाटर भी महंगे और टमाटर ने भी महंगे होने के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप किसी भी सब्ज़ी फरोश के पास जाएं तो शायद ही कोई सब्ज़ी वाला ऐसा हो जो 100 रुपये में आपको ये दे दे। अब हद तो ये है कि सालन बनाने के बुनियादी अज्जा जो हैं, अदरक, लहसुन, प्याज और जितने भी अज्जा हैं, वो भी आवाम की जेब पर बाकायदा भारी बोझ हैं। अब मौसम सरमा की आमद है और पहले आप देख लें कि मुर्गी और अंडे की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गई हैं। यानी गरीब मुर्गी और अंडा नहीं खा सकेगा। गरीब के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुमकिन नहीं रहा। अब इस सारे मंजरनामे में हुकूमती इक़दाम की अगर मैं बात करूं तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा नज़र आते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद ये जो अशिया हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफा करना पड़ गया और ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन तक बहुत महदूद तबके की रसाई नज़र आती है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का ऐलान किया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान किया और ज़मीनी हक़ाइक़ में कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र ही नहीं आई। तो फ़ायदा क्या? इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल महंगाई में इजाफे की शरह बुलंद तरीन है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 2.5 घंटे महंगाई पर बातचीत की गई और वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के खात्मे तक चैन से ना बैठने का अज़म का अयादा किया। लेकिन क्या अज़म कर लेने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी? अज़म तो बहुत बार किया, हुई महंगाई ख़त्म? और वज़ीर-ए-आज़म साहब को मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसले लेने होंगे, वक्त की ज़रूरत है। खान साहब, अब आपको बहुत सख्त फ़ैसले लेने होंगे, ये वक्त की ज़रूरत है। आपको ये जितने भी महंगाई के इश्यूज़ हो रहे हैं, ये माफिया की वजह से हो रहे हैं, जिस भी वजह से हो रहे हैं, आपको इस पर और संजीदगी से सोचना होगा, बहुत संजीदगी से सोचना होगा। क्योंकि मैं पहले भी प्रोग्राम में बहुत बार कह चुकी हूँ कि आपको अपोजिशन से इतना ख़तरा नहीं है जितना इस महंगाई से है। अब आपको ये जो फ़ैसले लेना होंगे, इसकी सियासी कीमत भी चुकानी होगी वरना। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको माफिया को अब लगाम डालनी होगी, अब नहीं तो कब, वरना बहुत देर हो जाएगी और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इनकी दोज़ख भरने का तो कोई इम्कान ही नज़र नहीं आता है। अवाम ने आपको वोट दिया, मुंतखब किया कि आप तब्दीली लेकर आएंगे। आपने 22 साल स्ट्रगल की, 22 साल आपने यही नारा लगाया कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। अब ऐसी क्या तब्दीली कि अवाम रोटी से भी महरूम हो जाए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि गरीब की पहुँच से हर चीज़ बाहर हो जाए? आपने डिलीवर करना था और आपको डिलीवर करना होगा। ये उम्मीद करोड़ों पाकिस्तानियों की है, उनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आप उनको मायूस ना करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, महंगाई के खात्मे के लिए आपको बाकायदा ग्रास रूट लेवल पर आना पड़ेगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करना होगा। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपने इलाकों में महंगाई कंट्रोल करने के लिए अवाम के बीच आना होगा। मंडी से दुकान तक कीमतों को चेक किए जाने की ज़रूरत है। सस्ते बाजारों के जरिए अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अवाम की यूटिलिटी स्टोर्स तक रसाई,
और वहाँ सस्ती अशिया की जो फराहमी है उसको भी यकीनी बनाना होगा, और इसके अलावा हर वो कदम उठाना होगा जिससे अवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, मौजूदा जो मुल्की हालात है अगर हम वो देखें तो इस वक्त हुकूमत को अपोजिशन से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ख़तरा इतना नहीं है। बेहतरीन हम देखें खारजा हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में अमन के लिए बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, बहुत बेहतरीन, जिसकी तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है। खुशगवार सिविल और अस्करी ताल्लुकात जो हैं तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं आपने देखे होंगे, अब हैं, अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हुकूमत को ख़तरा है तो बढ़ती महंगाई की बला से है, जो आवाम की रोटी निगलने के बाद खुदा न ख्वास्ता इक़्तिदार भी निगल सकती है इनका। इसका एतराफ़ वफाकी वज़रा ख़ुद करते हैं, खुद कर चुके हैं कि हुकूमत के लिए महंगाई बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। अवाम का इस बू होती हुई महंगाई पर क्या कहना है, अवाम की ज़बानी जानते हैं। आप ये सेगमेंट देखिए, बोल अवाम बोल, और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।